सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक पढ़ लिया है कि इंटरफेज स्टेज क्या होती है। ठीक है, इंटरफेज हमें जब समझ में आया तो इसके बाद शुरू होता है कौन सा फेज? एम फेज। एम फेज माइटोटिक फेज या माइटोसिस फेज हम इसे कह सकते हैं। माइटोसिस में अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो माइटोसिस में अगर एक सेल जिसे हम 2n डिप्लॉयड सेल कह रहे हैं स्टूडेंट्स, तो वो डिवाइड कर करके दो डॉटर सेल्स बनाएगी और वो दोनों डॉटर सेल्स वो भी 2n डिप्लॉयड ही होंगी। इससे पता लगता है कि जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम नंबर, लेट अस सपोज क्रोमोसोम नंबर यहां 46 है, जिसे हम कहते हैं 23 पेयर, तो यहां भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे डॉटर सेल्स में। तो ये दोनों क्या है? डॉटर सेल्स। इस तरीके के डिवीजन की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स होती हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होते हैं, इसलिए इस तरीके के डिवीजन को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये सबसे पहला पॉइंट 1 मार्क का क्वेश्चन आपको आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये क्वेश्चन उठता है कि ये जो पर्टिकुलर माइटोसिस डिवीजन है ये होता कहाँ है? देखिए, ये हर तरीके की डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स कौन सी होती हैं? हमारी बॉडी में दो तरीके की सेल्स हैं, एक सोमैटिक और दूसरी है जर्म सेल्स। सोमैटिक सेल्स जैसे कि मेरे हाथों की स्किन की सेल्स है, बॉडी में ऑर्गन्स की सेल्स हैं। जो भी सेल सेक्स सेल नहीं है उसे हम कहेंगे सोमैटिक सेल। लेकिन जर्म सेल्स कौन सी सेल्स होती हैं? दीज आर सेक्स सेल्स। जैसे कि स्पर्म्स मेल के अंदर और ओवम फीमेल के अंदर, तो ये जर्म सेल्स होती हैं। इनके अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मियोसिस होती है। लेकिन बाकी जो बॉडी की सेल्स हो गई जो सिंपल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी सेल्स को हम डिप्लॉयड सेल्स बोलते हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ठीक है? अब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट्स। इसके अलावा यहां पर ये कहता है कि एक्सेप्शन है, जैसे कि हैप्लॉयड मेल ड्रोन्स हनी बी में। अब हनी बी का एग्जाम्पल अगर लें तो हनी बी में जो 3 तरीके की बीज होती हैं, एक तो क्वीन होती है, दूसरा वर्कर्स और तीसरा ड्रोन्स। ड्रोन्स क्या होते हैं? ड्रोन्स मेल्स होते हैं। वर्कर बीज जो होती हैं ये फीमेल्स होती हैं, और क्वीन जो होती है ये तो फीमेल है ही। अब फीमेल क्वीन क्या करती है? इट लेज डाउन सम एग्स, तो वो एग्स ले करती है। ये जो एग्स होंगे ये फर्टिलाइज होंगे किसके साथ? मेल गैमेट के साथ। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेंगी? वर्कर बीज। लेकिन वर्कर बीज क्या होती हैं? स्टेराइल होती हैं, वो फर्दर एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। जबकि ये ड्रोन्स कैसे बनते हैं पता है स्टूडेंट्स? क्वीन की एग सेल जो होती है यहीं से बन जाते हैं ये ड्रोन्स। ठीक है, तो सोमैटिक सेल्स ऑफ द एनिमल सेल के अलावा जो एक्सेप्शन है वो है हैप्लॉयड मेल ड्रोन्स ऑफ द हनी बीज, क्योंकि यहां भी माइटोसिस हो रहा है। ये जो एग सेल होती है ये भी हैप्लॉयड है और ये ड्रोन्स भी हैप्लॉयड होते हैं। तो ये सोमैटिक सेल तो नहीं है, ये नॉर्मल सेल है, लेकिन ये जर्म सेल होने के बावजूद भी माइटोसिस शो कर रही है, तो यहां भी माइटोसिस ही होता है। प्लांट्स के अंदर माइटोसिस चाहे हैप्लॉयड सेल हो चाहे डिप्लॉयड सेल हो, दोनों में ही पॉसिबिलिटी है प्लांट्स में कि माइटोसिस हो। तो एनिमल से केस में सर ने बता दिया कि एक तो डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स जैसे स्किन की सेल्स, और दूसरा हैप्लॉयड मेल ड्रोन ऑफ दी हनी बी, ये वाला, ये हैप्लॉयड सेल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसे हम इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं ये मैंने आंसर आपको बता दिया है कि पेरेंट की तरह ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी सेम रहते हैं। इसके बाद माइटोसिस क्या फंक्शन करता है ये सुन लिए ध्यान से। माइटोसिस की एट द एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इनफैक्ट रिपेयर ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी को चोट लग जाती है और टिश्यूज में इंजरी हो जाती है, तो टिश्यूज में जहां जहां इंजरी होगी वहां वहां उन सेल्स को रिप्लेस करना होगा। तो सेल्स को रिप्लेस करने के लिए रिपेयर मैकेनिज्म चाहिए होगा या रिप्लेस करने का मैकेनिज्म चाहिए होगा। वहां पर सेम जैसी सेल्स जिनकी इंजरी हुई है बिल्कुल वैसी ही सेल्स उन्हें रिप्लेस करेंगी।
ऐसे में माइटोसिस होगा। या फिर आपको पता है कि भाई एक जाइगोट की सेल होती है मेल फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद, और वो जाइगोट की सेल आगे जाकर के पूरे ह्यूमन बेबी में, फीटस में डेवलप हो जाती है। तो ऐसा डेवलपमेंट करने के लिए कौन सा प्रोसेस लग रहा होगा? अगेन माइटोसिस। और फिर आप अगर अपने आप को ही देख लो, आप इतने से थे और अब आप इतने बड़े हो चुके हैं, तो आपकी ग्रोथ के लिए भी कौन सा पर्टिकुलर सेल डिवीजन चल रहा है? द आंसर इज माइटोसिस। ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में यहां पर लिखा भी है एपिथेलियल लाइनिंग। एपिथेलियल सेल्स जैसे आप स्टूडेंट्स पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 6 में, ये आउटर लाइनिंग में जो सेल्स होती हैं वो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ब्लड सेल्स को कंटिन्यूसली रिप्लेस करना है, गट की लाइनिंग में जो सेल्स हैं उनको रिप्लेस करना है। प्लांट्स में जो सेल्स होती हैं जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होती है वो कौन सी हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है एक जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग होती है सेल्स। एक परमानेंट टिश्यू होता है जहां पर सेल्स डिवाइड कर चुकी होती हैं और डिवीजन फर्दर स्टॉप हो जाता है। ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ चुके हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है जहां कंटिन्यूअस थ्रू आउट देयर लाइफ डिवीजन चल रहा है, वहां भी माइटोसिस ही हो रही है। इसके अलावा माइटोसिस अकाउंट्स फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहां भी माइटोसिस का रोल हो सकता है, प्लस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन याद करिए जहां पर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन नहीं होता और एक ही तरीके की सेल्स होती हैं, वो पूरा प्लांट पार्ट या बॉडी पार्ट बना सकती हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के रिस्पेक्ट में हमने बहुत सारे एग्जांपल चैप्टर नंबर 5 में पढ़ाए हैं, 6 में भी इसका जिक्र किया है, तो ये आपको आता ही होगा। इन सब जगह पर्टिकुलरली कौन सा सेल डिवीजन चल रहा है? आंसर इज माइटोसिस। अब जो माइटोसिस होता है उसके अंदर दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कार्योकाइनेसिस, ये लिखा ही हुआ है यहां पर, और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। कार्योकाइनेसिस में कार्यो वर्ड इज फॉर न्यूक्लियस और काइनेसिस मतलब अलग होना, तो न्यूक्लियस का किस तरह से डिवीजन होगा, और साइटो मतलब यहां है सेल और डिवीजन होना मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होगा, उसके बाद होगा साइटोकाइनेसिस। ये एक चीज क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट, कार्योकाइनेसिस की भी स्टेजेस हैं। स्टेजेस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसको याद करने का तरीका है पीमैट। अगर आप पीमैट याद रख लेते हैं तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसकी सीक्वेंस आपको याद हो जाएगी। थोड़े शब्द जरूर हैं कि आपको याद करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन 2-3 बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। और पीछे फेज तो सभी के आ ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज के बारे में मैं इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको बताना चाहूंगा। देखिए ध्यान से, इस तरफ अगर मैं कहता हूं कि ये इंटरफेज है, तो इंटरफेज में हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से प्रोटीन्स बन रहे हैं, किस तरीके से एस फेज में डीएनए का भी रेप्लिकेशन हो चुका है। G2 फेज में तो मैंने ये भी बताया था कि ऑर्गेनल्स भी बन जाएंगे। ये सारी चीजें कहां हो रही हैं? इंटरफेज में हो रही हैं। अब देखिए प्रोफेज में क्या होगा। प्रोफेज में जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन क्या करने लगेगा? क्रोमैटिन कंडेंस करने लगेगा, और कंडेंस करने के बाद वो क्रोमोसोम्स जैसे स्ट्रक्चर दिखने लगेंगे। लेकिन कंप्लीट कंडेंसेशन कहां होता है? मेटाफेज में होता है। तो इस तरीके से हमें क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, और फिर वो क्रोमोसोम्स मेटाफेज स्टेज पे क्या करते हैं? एक तरीके से एक इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं, बिल्कुल सेंटर ऑफ द सेल में अलाइन कर जाएंगे। इसके बाद ये जो पर्टिकुलर क्रोमैटिड्स होते हैं, जैसे कि ये पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम का क्या है? ये सेंट्रोमियर है और ये है क्रोमैटिड। तो बेसिकली क्रोमैटिड्स क्या हो जाते हैं? सेपरेट कर जाएंगे। तो यहां से ये क्रोमोसोम सेपरेट कर जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे, और इस तरीके से डिवीजन होगा। बाकी आगे जाकर के ये दो डॉटर सेल्स इस तरह से बनेंगी टीलोफेज में। इस तरीके के फेजेस होते हैं। अब मैं इस चीज को डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूं स्टूडेंट्स। इसको मैं स्टूडेंट्स इस डायग्राम से समझाऊंगा। लेट अस सपोज आपने 2 क्रोमोसोम लिए, एक क्रोमोसोम ये हो गया और दूसरा क्रोमोसोम आपने ये ले लिया। ठीक है, ये कौन से स्टेज में है? इंटरफेज में। और अब मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरफेज में डीएनए कंटेंट डबल हो गया। कौन से फेज में? एस फेज में।
डबल कर गया डीएनए। तो डबल किस तरीके से करेगा, देखिए ये डबल हो गया, यहां पर कंटेंट क्या हो गया, डबल हो गया। स्टूडेंट्स एक बात को अच्छे से समझिए कि डीएनए के कंटेंट को डबल करना और क्रोमोसोम के नंबर को डबल करना, इसमें डिफरेंस है। एस फेज में डीएनए कंटेंट डबल हुआ है हमें दिख रहा है, लेकिन जो सेंट्रोमियर है, इस पर्टिकुलर केस में जो सेंट्रोमियर है या इस पर्टिकुलर केस में जो सेंट्रोमियर है वो तो कॉमन ही है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो जब सेंट्रोमियर कॉमन होगा तो क्रोमोसोम नंबर अनचेंज्ड है। तो आप क्या बोलेंगे, डीएनए कंटेंट तो डबल हो गया पर क्रोमोसोम नंबर अनचेंज्ड है। क्यों अनचेंज्ड है, क्योंकि सेंट्रोमियर एक ही है, क्रोमैटिड जो है उस सेंट्रोमियर से अटैच्ड है। तो आप क्या बोलेंगे, इस केस में 4 क्रोमैटिड्स हैं, लेकिन क्रोमोसोम कितने हैं, क्रोमोसोम 2 ही हैं अभी भी। ऐसे में अगले स्टेज पर जब ये क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे, तो लेट अस सपोज कि ये बाद में सेपरेट इस तरीके से हो गया और नीचे ये इस तरीके से सेपरेट हो गया, तो ये दोनों क्रोमैटिड्स अब खुल गए। अगर इस तरीके से यहां पर सेपरेशन देखो तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया। वहीं अगर दूसरे क्रोमोसोम की बात करूं तो उसके केस में भी ऐसे ही होगा, ये देखो ये ऊपर चला गया और ये नीचे चला गया। अब क्या बोलोगे, अब इस केस में क्या बोलोगे स्टूडेंट्स, इस केस में हम बोलेंगे कि अब यहां पर 4 क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम नंबर 2 थे और अब यहां 4 हो गए। ऐसा कैसे, क्योंकि सेंट्रोमियर सबके अलग हो चुके हैं। अगर क्रोमैटिड्स सेम सेंट्रोमियर से अटैच्ड है तो वो सेम क्रोमोसोम काउंट होंगी, लेकिन अगर वो क्रोमैटिड्स ही अलग हो जाएंगे तो वो अपने आप में हम उसे सेपरेट क्रोमोसोम बोलते हैं। यही चीज यहां पर हो रही है स्टूडेंट्स। इस मोमेंट पर ये सारे के सारे अलाइन कर गए हैं एक इक्वेटोरियल प्लेट में, मेटाफेज में अलग होने के लिए। एनाफेज में हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर डबल होते हैं, और उसके बाद टीलोफेज में वापस से वो सारी चीजें हो जाती हैं जो 2 सेल बनने के लिए रिक्वायर्ड है। इस तरीके का सीक्वेंस होता है। अब एक एक फेज को हम डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला है प्रोफेज। सो स्टूडेंट्स, प्रोफेज सबसे पहला स्टेज है माइटोसिस के लिए, फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस, 1 मार्क क्वेश्चन। इंटरफेज के बाद सबसे पहला स्टेज कौन सा आएगा एमफेज का, दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज के केस में क्या क्या चीजें होती हैं, देखिए प्रोफेज के केस में जो सेंट्रियोल्स होते हैं दे विल मूव टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स। डायग्राम को देखते हैं जल्दी से। ये है आपके सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर जो होता है वो सिलेंड्रिकल लाइक होता है कुछ इस तरीके से। ये स्ट्रक्चर आप सेल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ये परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं एंड दे आर लाइंड इस तरीके से। तो 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर सेंट्रियोल के पूरा मिलकर के ऑर्गेनल बनाते हैं जिसे हम कहते हैं सेंट्रोसोम। स्टूडेंट्स, यहां पर सेंट्रियोल, ये मान लीजिए ये सेंट्रियोल है, और सेंट्रियोल से निकलने वाली क्या होंगी, कुछ इस तरीके से रेज निकलेंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ये स्पिंडल फाइबर्स, ये देखिए यहां पर लिखे हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं स्पिंडल फाइबर्स। इस तरीके की रेज जो निकलती हैं उन्हें हम कहते हैं एस्टर रेज, एस्टर रेज। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, जिसमें सेंट्रियोल प्लस एस्टर रेज दोनों होती हैं, जिसपे सेंट्रियोल भी है एस्टर रेज भी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्टर। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा, मैंने बता दिया। एस्टर रेज हम बोल रहे हैं जब ये स्पिंडल फाइबर जो निकल रहे हैं इस सेंट्रियोल से, सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर से, सेंट्रियोल प्लस एस्टर रेज ये दोनों मिलाकर के एस्टर बोला जाता है। और अब कितने एस्टर हो गए, एक पोल पर एक एस्टर हो गया और दूसरे पोल पर भी एस्टर हो गया। दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलेंगे, दोनों को मिलाकर के प्लस ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इन सबको मिलाकर के हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल।
ठीक है, दोनों को मिलाकर के हम बोलते हैं माइटोटिक स्पिंडल। तो ये बातें आपको समझ में आई। प्लस इस पे ध्यान से देखिए और क्या क्या चीजें हो रही है। एक तो सेंट्रियोल अलग अलग जा रहे हैं पोल्स की तरफ, दूसरा यहां पर ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे क्या कर रही है, डिसअपियर हो रही है। अंदर का जो न्यूक्लियोलस होता है, ये न्यूक्लियोलस भी क्या कर रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर कर रहा है। ठीक है, डिसअपियर कर रहा है। जो क्रोमोसोम्स है इनफैक्ट वो दिखने लगेंगे, तो जो क्रोमैटिड मटेरियल है वो क्या हो रहा होगा, धीरे धीरे वो आपका कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। तो इन सभी चीजों को अगर हम पॉइंट वाइज मैनर में लिखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट अब क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्रोमैटिन कंडेंस हो रहा है और टर्निंग इनटू क्रोमोसोम। सेकंड पॉइंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, गोल्जी, इनफैक्ट गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये धीरे धीरे क्या करेंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे, डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरा पॉइंट भाई, सेंट्रियोल जो है दे आर मूविंग टुवर्ड्स पोल्स, और स्पिंडल फाइबर्स भी अच्छे से अराइज होने लगेंगे। ये सारी चीजें किसमें हो रही हैं, प्रोफेज के अंदर हो रही हैं। स्टूडेंट्स एक तो हमें डायग्राम बनाना आना चाहिए किसी पर्टिकुलर फेज का, तो आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, डायग्राम, और ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी चेंजेस हो रहे हैं सेल के अंदर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये स्पेसिफिक फेज के ही चेंजेस हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब। फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ ही गया कि सेंट्रियोल इट इज मूविंग टुवर्ड्स दी पोल्स। सेकेंड पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, क्रोमैटिन है, ये धीरे धीरे कंडेंस होना शुरू हो गया, ऑलरेडी बता दिया। तीसरा पॉइंट, क्रोमोसोम्स आर सीन, धीरे धीरे दिखने लगेंगे क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम जब दिखेंगे तो हमें दो क्रोमैटिड्स भी तो दिख रही हैं, लेकिन वो अटैच्ड हैं थ्रू कॉमन सेंट्रोमियर। तो कॉमन सेंट्रोमियर है, मतलब हम कितने क्रोमोसोम काउंट करेंगे, इसे 1 क्रोमोसोम ही काउंट करेंगे अभी। ठीक है, इसके बाद इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल मैंने बता दिया। ये माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स अटैच होने शुरू हो जाएंगे, सेंट्रियोल से निकलने शुरू हो जाएंगे, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सेल। और ये माइक्रोट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर है, ट्यूब्यूलिन नाम के प्रोटीन के ये बने हुए होते हैं। डन। गोल्गी बॉडी हो, न्यूक्लियोलस हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, ये सब क्या करने लगेगी, डिसअपियर होनी शुरू हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। 2 बार वीडियो को सुन लीजिए, आपको वैसे भी चीजें याद हो जाएंगी स्टूडेंट्स। यही हो रहा है प्रोफेज में। अब चीजें आसान है क्योंकि एक बार ये प्रोफेज में चीजें होने लगेंगी। देखिए एनसीईआरटी में इस तरीके का डायग्राम दिखा रखा है कि कंडेंसेशन शुरू हो गया और प्रोफेज में हमें क्रोमोसोम्स कंडेंस दिख रहे हैं एकदम। तो फिर मेटाफेज स्टेज में चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए समझने के लिए, क्योंकि मेटाफेज में क्या होता है, ये सारे क्रोमोसोम्स एक लाइन में आकर के अटैच हो जाते हैं, एक तरीके से पूरी इक्वेटर जैसी लाइन पर आकर के अटैच हो जाते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। देखिए वर्ड क्या है, या तो हम इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट या फिर इसके लिए दूसरा वर्ड यूज करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ये प्लेट वर्ड हमने क्यों लगाया है, क्योंकि एक तरीके से हम देख सकते हैं ये सारे के सारे क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर के अकॉर्डिंगली आराम से आकर के सेंटर पे अटैच हो जाते हैं। अब एक चीज तो ये हो गई कि भाई ये मेटाफिजिक प्लेट बन रही है, ये वर्ड आपसे पूछा जाएगा 1 मार्क का क्वेश्चन, एक ये हो गया व्हाट इज मेटाफिजिक प्लेट। दूसरा पॉइंट इस पे ये आता है कि देखो ये स्पिंडल फाइबर्स जो है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, क्या हो रहा है इन स्पिंडल फाइबर्स का, ये यहां से निकल करके जाकर के सेंट्रोमियर से अटैच नहीं कर रहे, दिख रहा है आपको, ये देखिए ये लाइंस जाकर के नीचे मिल नहीं रही है, ऊपर से भी आ रहे हैं, आकर सेंट्रोमियर पे आके अटैच कर रहे हैं। कुछ अटैच कर पा रहे हैं, कुछ अटैच बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, तो कुछ कंटिन्यूअस है, कुछ कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन ये कौन सी जगह है, अगर ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है स्टूडेंट्स,
और क्रोमोसोम के सेंटर में यहां सेंट्रोमियर है, तो ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी ऐसी जगह है जिस पर्टिकुलर जगह पर ये स्पिंडल फाइबर्स सेंट्रोमियर पर अटैच करते हैं। आंसर है यहां पर स्पेशल कुछ प्रोटीन्स होते हैं, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं काइनेटोकोर। इन स्पेशल प्रोटीन्स पर जाकर के अटैच करते हैं ये पर्टिकुलर स्पिंडल फाइबर्स। अगर ये काइनेटोकोर ही नहीं होंगे तो ये स्पिंडल फाइबर्स यहां आके अटैचमेंट नहीं कर पाएंगे। इस चीज को यहां भी देखिए हमने लिखा हुआ है कि ये स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो सेंट्रोमियर पर बीच में प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, काइनेटोकोर्स। ये भी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और स्पिंडल फाइबर यहां आकर के अटैच करते हैं। 1 मार्क में अगर आपसे पूछा जाए काइनेटोकोर का फंक्शन, सो दिस इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आ गया कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो धीरे धीरे स्पिंडल इक्वेटर पर आकर के, मतलब धीरे धीरे स्पिंडल से अटैच होने के बाद इक्वेटर पे आकर के अलाइंड हो जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, मेटाफिजिक प्लेट। और दोनों तरफ के स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर से आकर के अटैच हो गए। देखो डायग्राम में भी दिख रहा है, आराम से क्रोमोसोम बीच में आ गया इक्वेटर में, दोनों तरफ से ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गया है। सेकेंड पॉइंट भी डन हो गया। इसके बाद इस अलाइनमेंट को, जहां पर मेटाफेज पर ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाफिजिक प्लेट बोलते हैं। मेटाफिजिक प्लेट की डेफिनेशन पूछे, कौन से फेज में होता है, कैसे होता है, डायग्राम पूछे, आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। अब जब ऐसा होगा तो उसके बाद ये क्रोमोसोम्स अब तैयार हैं सेपरेट होने के लिए। क्रोमोसोम सेपरेट करेंगे, देखिए आंसर है क्रोमैटिड्स सेपरेट करेंगे। ये जो क्रोमैटिड्स हैं, एक क्रोमैटिड ये और दूसरा क्रोमैटिड ये आपस में सेपरेट करेंगे। जब ये एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो इनका अपना सेंट्रोमियर हो जाएगा, और जब इनका अपना खुद का सेंट्रोमियर हो जाएगा तो हम इनको क्या बोलेंगे, ये 2 क्रोमोसोम हो गए। अभी जब तक ये सिंगल सेंट्रोमियर से अटैच्ड है, हम इन्हें क्या कह रहे हैं, ये सिंगल क्रोमोसोम है। मेटाफेज पे हमने देखा किस तरह से मेटाफिजिक प्लेट बन गई है। अब इसके बाद एनाफेज स्टेज में ये पर्टिकुलर क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे। तो एनाफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम्स अरेंज कर जाएंगे मेटाफिजिक प्लेट पर और अब स्प्लिट करेंगे। दे विल स्प्लिट साइमल्टेनियसली, और 2 डॉटर क्रोमैटिड्स ये एक दूसरे से अलग पोल्स पर जाना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम है, तो ये इसका जो पर्टिकुलर क्रोमैटिड है ये सेंट्रोमियर है, और ये एक क्रोमैटिड हो गया पूरा, और ये दूसरा क्रोमैटिड हो गया। अब देखिए ये एक पोल पे जाना शुरू कर देगा ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ, और इन्हें खींचने का काम कौन कर रहा है, इन्हें खींचने का काम कर रहा है ये पर्टिकुलर स्पिंडल फाइबर। ये जो सेंट्रोसोम जो स्ट्रक्चर है, ये सेंट्रोसोम स्ट्रक्चर क्या काम करेगा, इन सेंट्रोमियर से अटैच कर करके स्पिंडल फाइबर्स से इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम्स को पोल्स की तरफ खींचेगा। और उसमें भी कौन सा पर्टिकुलर प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर, जिससे ये स्पिंडल अटैच होते हैं, काइनेटोकोर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये बात समझ में आई। अब ये जो सेंट्रोमियर है ईच क्रोमोसोम का, ये पोल्स की तरफ मूव करके इन आर्म्स को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं अब अपने आप में डॉटर क्रोमोसोम्स कहलाई जाएंगी। ये एक क्रोमोसोम हो जाएगा, ये दूसरा क्रोमोसोम हो जाएगा। इसको डायग्राम में देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्लियरली इस डायग्राम में ये दिख रहा है कि देखिए ये किस तरीके से क्रोमैटिड सेपरेट हो गए, और क्रोमैटिड सेपरेट होने के बाद इन्हें आपस में हम क्या बोलेंगे, डॉटर क्रोमोसोम्स। स्पिंडल फाइबर किस तरीके से काइनेटोकोर से अटैच करके इन सेंट्रोमियर को, पूरे के पूरे क्रोमोसोम को अपनी तरफ पोल्स की तरफ खींच रहा है, यही काम करते हैं ये स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, तो ये डायग्राम से देखिए बहुत अच्छी से आपको समझ में आ रहा है। एग्जाम में ये डायग्राम बनाने को आएगा तो इसको सिंपल तरीके से बनाइए। इस तरीके से ऊपर की तरफ आप ऐसे 2 परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स बना दीजिए और इनको इस तरीके से दिखा दीजिए, प्लस बीच में आप क्या करेंगे, इस तरीके के क्रोमोसोम्स को ऐसे बना सकते हैं, कोई भी 2 क्रोमोसोम दिखा देंगे चलेगा, और फिर इनको अटैच कर देंगे आप किससे, इनके काइनेटोकोर स्ट्रक्चर से।
नेक्स्ट डायग्राम में आप क्या करिए, नेक्स्ट डायग्राम जब आपको बनाना होगा तो उस अगले डायग्राम में आप इस चीज को यहां से मिटा करके और अब क्रोमोसोम्स को सेपरेट होते हुए दिखाइए कि ये देखिए क्रोमेटिड अलग हो गया, ये क्रोमेटिड अलग हो गया, और इधर से ये क्रोमेटिड अलग हो गया, और इधर से ये एक क्रोमेटिड अलग हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायग्राम भी इसका बनाना बहुत आसान है। इसके बाद स्टूडेंट्स ये देखिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, और एनाफेज एक ऐसी स्टेज है जहां क्रोमोसोम नंबर अब डबल हो जाएंगे। इसके बाद आता है टीलोफेज। टीलोफेज को आप समझ लीजिए बिल्कुल ऑपोजिट, जस्ट ऑपोजिट ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जो चीजें हुई थी उसका जस्ट ऑपोजिट कहां होगा, टीलोफेज में होगा। जैसे कि मैंने कहा कि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियस जो है उसमें क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है वो कंडेंस करने लगता है, तो यहां पर क्या करने लगेगा, वो डेंड्रिटिक मटेरियल डीकंडेंस करने लगेगा। तो वापस से क्रोमोसोम से क्रोमैटिन लाइक स्ट्रक्चर में डीएनए डीकंडेंस होने लगेगा। सेकेंड पॉइंट हमने बोला था प्रोफेज में कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपियर कर जाएंगे। स्टूडेंट्स यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, न्यूक्लियोलस हो, ये सब वापस से क्या करने लगेंगे, रीअपियर करने लगेंगे। ठीक है, गोल्गी अपैरेटस की बात करी थी हमने, गोल्जी, ईआर, ये सारे ऑर्गेनल्स वापस से अपीयर करने लगेंगे। ये बिल्कुल ऑपोजिट है एकदम टुवर्ड्स दी प्रोफेज। ये सेम चीजें यहां पे लिखी है कि क्रोमोसोम्स का जो क्लस्टर है वो डीकंडेंस हो रहा है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से 2 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और न्यूक्लियर एनवेलप आने लगेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आने लगेगी, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट होने लगेंगे, न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज वापस से रीफॉर्म होने लगेंगे। इसका डायग्राम देखिए ध्यान से, तो हमने जब ये डॉट 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 करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए वापस से आने लगी है, और ये जो क्रोमोसोम्स है इस तरीके के, ये वापस से क्या होने लगे, क्रोमैटिन में कन्वर्ट होने लगे, डीकंडेंस होने लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक का जो स्टेप है, ये जो सफर है, इसे हम बोल रहे हैं कार्योकाइनेसिस, क्योंकि न्यूक्लियस का डिवीजन यहां तक हो रहा है, इसके बाद होना शुरू होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो यहां तक का आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है साइटोकाइनेसिस, वो उसे हम अलग से पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।